Hello everyone, online class 9th, subject history, chapter 2, part 4. What changed after October? अक्टूबर के बाद क्या बदला? The Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industry and banks were nationalized in November 1917. This meant that the government took over ownership this and management. Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. In cities, Bolsheviks enforced the partitions of large houses according to family requirements. They banned the use of the old titles of aristocracy to assert the change. New uniforms were designed for the army and official following a clothing competitions organized in 1918 when the Soviet had Bedonotka was chosen. बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योग और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण हो चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी। शहरों में बेल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्सों कर दिए ताकि बेघर बार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दे दी जा सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन के स्पष्ट रूप के सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनोका का चुनाव किया गया। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रूसियन कम्युनिस्ट पार्टी Bolshevik. In November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. In January 1918, the Assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the Assembly. He thought the All-Russian Congress of Soviet was more democratic and an assembly elected to and was uncertain conditions. In March 1918, despite opposition by their political ally, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All-Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country. Russia became a one-party state. Trade unions were kept under party control. The secret police called the Cheka Fast and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks. Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for changes. After October 1917, this led to experiments in the arts and architectures, but many become disillusioned because of the censorship the party encouraged. बोल्शेविक पार्टी के नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं
ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में वह अन्य राजनीतिक सहयोगी की असहमति के बावजूद बल्शेविकों ने वेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव का हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिससे पहले चेका और बाद में OGPU तथा NKVD का नाम भी दिया गया, बल्शेविकों की आलोचना करने वालों की दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ से आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग भी होने लगा था। द सिविल वॉर, गृह युद्ध। When the Bolshevik ordered land redistributions, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistributions and deserted. Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik, oppressing their leaders, moved to South Russia and organized troops to fight the Bolshevik. The raids during 1918 and 1919, the Greens, Socialist Revolutionaries and Whites protestists controlled most of the Russian Empire. They were backed by France, America, British and Japanese troops. All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia as these troops and the Bolsheviks forgot a civil war, looting, banditry and famine become common. जब बल्शेविकों ने ज़मीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वह भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, लेकिन इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बल्शेविक समाजवादी, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बल्शेविकों रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थकों, वाइट्स का नियंत्रण रहा। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। वह सभी शक्तियों रूस के समाजवाद के फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूट मार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैली गई। Supporters to private property among whites took harsh steps with peasants who had seized land. Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. They succeeded due to cooperations with non-Russian nationalities and Muslim jihadists. Cooperations did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik in Khiva in Central Asia. Bolshevik constants brutally massacred local nationalities in the name of defending socialism. In the situations, many were confused about what the Bolshevik government represented. वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। जनवरी 1920 में भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बल्शेविकों के नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जारीदियों के मदद से यह कामयाबी मिल गई थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम
नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में वैश्विक उपनिवेशकों के समाजवाद की रक्षा के लिए स्थानीय राष्ट्रवादियों के बड़े पैमाने और कत्ल आम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आया था कि वैश्विक सरकार क्या चाहती है। Partly to remind this, most non-Russian nationalities were given political autonomy in the Soviet Union. The state of Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922, but since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to flow, like the harsh discouragement of Nomadism, attempt to win over different nationalities were only partly successful. आंशिक रूप से इससे समस्या को निपटने के ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयों को सोवियत संघ USSR दिसंबर 1922 के रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकार पर कई आलोपी और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं को विश्वास जीतने का प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाया। 4.2 मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज का निर्माण। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। दे परमिटेड peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolsheviks used confiscated land to discredit what collective work could be by. गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिक क्या होती है। A process of centralized planning was introduced. Official said how the economy could work and set targets for a 5-year period. On this basis, they made the 5-year plans. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first two plans. 1927 and 1932 and 1933 and 1938, centralized planning led to economic growth. Industrial productions increased between 1929 and 1933 by 100% in the case of oil, coal and steel. New factory cities come into being. शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वह 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने 5 वर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। पहली 2 योजनाओं 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास की बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई और नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आ गए। However, rapid constructions led to poor working conditions in the city of Magnitogorsk. The construction of a steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. In living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क
शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों की बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। An standard schooling system developed and arrangements were made for factories workers and peasants to enter university. Churches were established in factory for the children of women workers. Chief public health care was provided. Model living quarters were set up for workers. The effect of all this was uneven thought since government resources were limited. एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविख्यात में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। थैंक यू।